प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जानेंगे औद्योगिक वित्त का महत्वपूर्ण अंग जो है सामान्य अंश, जो कि दीर्घकालीन एक स्रोत के रूप में औद्योगिक वित्त के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ईए ग्रुप से है, संख्या है 104 और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा अपन जानते हैं कि दीर्घकालीन पूंजी में सबसे महत्वपूर्ण जो पूंजी कोष है वो अंश पूंजी है, और जिसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं जैसे भूमि, भवन, मशीन इत्यादि में किया जाता है। अगर देखा जाए कंपनी के लाभ एवं उसकी संपत्ति में इनका असीमित हित होता है, यानी जिस तरीके से लाभ में असीमित हित होता है, इनका एसेट्स में असीमित हित होता है, उसी तरीके से हानि के अंदर भी असीमित इनका दायित्व होता है। इन पर लाभांश की कोई सीमा नहीं होती है। सामान्य अंश कंपनी में पूंजी ढांचे का आधार होते हैं। इसके धारक जो होते हैं वो कंपनी के मूल स्वामी माने जाते हैं। अन्य देनदारियां चुकाने के बाद कुछ लाभ शेष रहता है, उस पर उनका अधिकार होता है। यानी सब देनदारी चुकने के बाद जो होता है लाभ वही इनको मिलता है, क्योंकि व्यवसाय के एक प्रकार से स्वामी हैं, समस्त दायित्व इनका है। चाहे वह तत्काल उन्हें लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाए या कभी कभी जो लाभ होता है वो संचित कोष के रूप में भी सुरक्षित रख लिया जाता है भविष्य के लिए। इसका अर्थ है कि सामान्य अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जैसा अपन ने जाना, और ये कंपनी का प्रबंध अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इन्हें मतदान देने का पूरा अधिकार होता है, जिसके आधार पर वे नियमानुसार संचालकों का चुनाव करते हैं, संचालक मंडल बनाते हैं, कंपनी का प्रबंधन करते हैं। स्वामित्व के साथ साथ संलग्न लाभों के साथ साथ उससे संबंधित दायित्व का भार भी इन्हें वहन करना होता है। अगर कंपनी के दृष्टिकोण से लाभ देखा जाए सामान्य अंश का, तो वो निम्नलिखित है। सामान्य अंश पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है और इसे लौटाने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती है। यानी कंपनी के दृष्टिकोण से ये बाध्यता नहीं है कि अगर हानि हो रही है तो वो सामान्य अंश पूंजी लौटाई जाए। कंपनी के दृष्टिकोण से ये भी लाभ है, इन पर लाभांश की दर न तो निश्चित होती है और न कंपनी लाभांश के वितरण के लिए बाध्य ही होती है। अतः जो कंपनी की नीति होती है वो सामान्य अंशधारियों में लोचपूर्ण लाभांश नीति होती है। चूंकि लाभांश देना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए विकास के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था लाभ के पुनर्विनियोग द्वारा सरलता से हो जाती है। सामान्य अंश पूंजी द्वारा प्रतिनिधि संपत्ति पर चूंकि कोई प्रभार नहीं होता है, अतः इसकी जमानत के आधार पर दीर्घकालीन ऋण आसानी से लिया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था हो सके। अगर इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सामान्य अंशधारियों को क्या लाभ होता है? लाभ के वर्षों में लाभांश की दर बढ़ जाती है और आय बढ़ जाती है उनकी, जिससे वो अधिक लाभ कमाते हैं। इन्हें कंपनी के प्रबंधन में मतदान का पूरा अधिकार होता है और एक प्रकार से ये कंपनी के प्रबंधक होते हैं।
स्वामी और प्रबंधक दोनों ही हैं। तेजी काल में लाभों का संचय कर लेने की दशा में बाजार मूल्य इनके बढ़ जाते हैं, जिससे इन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। स्वामित्व का तत्व संलग्न होने से ऐसे अंशधारी कंपनी की संपन्नता एवं प्रगति में अधिक से अधिक रुचि लेते हैं। अगर सामान्य अंश के दोष देखा जाए, खासतौर से कंपनी के दृष्टिकोण से, तो वो निम्नलिखित हैं। चूंकि हस्तांतरित होते हैं, इन्हें बेचा जा सकता है, इन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, अतः कभी कभी कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में चले जाते हैं, जिससे कंपनी के नियंत्रण एवं प्रबंधन को वो हथिया लेते हैं और उस कंपनी को वो हानि पहुंचा सकते हैं। अगर अति पूंजीकरण हो जाए तो इस दशा में इसका उपचार करना बड़ा कठिन हो जाता है। अंश पूंजी की राशि या अंशों की संख्या में कमी करना कठिन होता है अति पूंजीकरण की दशा में, जबकि शोध अधिमान अंशों को एवं ऋणपत्रों को परिपक्व होने पर लौटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। अगर इनकी तुलना अगर ऋणपत्रों से या अधिमान अंशों से करी जाए तो उनको तो लौटाया जा सकता है, लेकिन इसको लौटाना संभव नहीं अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। विभाजनकर्ता के दृष्टिकोण से क्या हानि है, इसको भी देख लेते हैं। स्थायी आय चाहने वालों को इनसे निराशा हो सकती है, क्योंकि इनका मूल्य जो है वो उसमें उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि वे लाभ के अवशिष्ट दावेदार होते हैं। सबको चुकाने के बाद शेष जो रहता है उन्हीं में इसमें संतोष करना पड़ता है। इसके साथ आय की भी अनिश्चितता होती है, यह भी इन्वेस्टर्स को नुकसान रहता है। लाभ न होने की दशा में कोई आय प्राप्त नहीं होती। मंदी काल के समय लाभ के साथ साथ इनका बाजार मूल्य भी गिर जाता है तथा विनियत पूंजी के मूल्य में गिरावट आ जाती है। लिक्विडेशन की दशा में संपत्ति में हुई हानि एवं घाटे की सबसे अधिक चोट इन्हें ही सहन करनी पड़ती है। अन्य सब देनदारों के भुगतान के पश्चात यदि कुछ बचता है तो फिर इनकी बारी आती है। इन सब गुण दोष जो हैं अंश पूंजी के होते हुए भी सामान्य अंश कंपनी प्रतिभूतियां कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक लोकप्रिय है। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनमें निरंतर रूप से वृद्धि हुई है। प्राय यह देखने में आता है कि सामान्य अंश पूंजी का अधिक भार संस्थापकों, संचालकों एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों द्वारा धारित होते हैं तथा शेष भाग अनेक बिक्री अंशधारियों में विभाजित होता है। इससे कुल मतदान शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग प्रभावी गुट के हाथ में होता है। अतः कंपनी के प्रबंधन एवं नियंत्रण में अपनी नीति लागू करने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है। तो अतः ये कहा जा सकता है कि आज अपन ने पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो अपना सब्जेक्ट है, जो एमकॉम प्रीवियस का है, उसमें औद्योगिक जो वित्त है उसमें जो दीर्घकालीन पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है वो अंश पूंजी, उसके बारे में अपन ने जानकारी हासिल की। वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो कंपनी के लिए, विभाजनकर्ता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या उसके दोष हैं, इसके बारे में विस्तार से जाना। धन्यवाद।